प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की कावेरी बुक का 7th लेसन कैरियर ऑफ वर्ड्स। जैसे कि नाम को पढ़कर ही हमें पता लग रहा है कि कैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, शब्दों को वर्ड्स शब्दों को इधर से उधर ले जाने वाला। तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक ही नाम आता है, पोस्टमैन। बिल्कुल सही सोचा आपने, पोस्टमैन है जो कि शब्दों को इधर से उधर लेकर जाता है। आजकल तो वैसे इंटरनेट की बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है, हम इंटरनेट के ज़रिए अपने मैसेज को एक क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था कि डाक सिस्टम होता था, जो पोस्टमैन है वही हमारे मैसेज को इधर से उधर पहुँचाता था। लेकिन आज भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर डाक है, डाक ही पहुँचाई जा सकती है। एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो हम बात करेंगे आज थार डेज़र्ट की, जो कि राजस्थान के अंदर है। और वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जीडीएस काम करते हैं, ग्रामीण डाक सेवक होते हैं। एक्चुअल में इनका काम है जो पोस्टमैन जैसा रहता है, लेकिन जो इनकी सर्विस है ना वो थोड़ी पोस्टमैन से अलग होती है। जो पोस्टमैन है वो रेगुलर एम्प्लॉई है, और जो जीडीएस है ना वो 2001 से पहले इनको डिलीवर एजेंट बोला जाता था। शायद ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते थे, लेकिन अब इनको 2001 के बाद रेगुलर तो कर दिया गया है, लेकिन जो इनके नियम वगैरह है, जो इनकी सर्विस की रूल रेगुलेशन है, वो पोस्टमैन से थोड़े कम होते हैं। जो पोस्टमैन का काम है ना वो तो क्या है कि वो साइकिल के ज़रिए किसी व्हीकल के द्वारा शहरों में डाक को इधर से उधर पहुँचाते हैं, लेकिन जो जीडीएस है ये बिल्कुल पैदल चलने का काम करते हैं। पैदल ही ये क्या करते हैं, ऐसे एरियो में डाक पहुँचाते हैं जहाँ पर कोई भी व्हीकल नहीं चल सकता, इवन कि साइकिल भी नहीं चल सकती। जो थार डेज़र्ट है जो राजस्थान के अंदर, वहाँ पर रेत इतनी ज़्यादा नरम होती है कि साइकिल चलना भी वहाँ पर मुमकिन नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पैदल मतलब 10 किलोमीटर बॉर्डर पर है, ये इंडो पाकिस्तान की बॉर्डर से लगभग 2.5 किलोमीटर आगे है ये एरिया, जहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो जीडीएस है ये पैदल जाकर वहाँ पर डाक देकर आती है। 10 किलोमीटर तक लगभग चलना पड़ता है इनको, और 10 किलोमीटर फिर ये दोबारा से अपना सोमराट का पोस्ट ब्रांच की बात की गई है इसमें, और 10 किलोमीटर फिर ये पैदल चल कर आते हैं। तो टोटल इनको 20 किलोमीटर का रास्ता है ना वो पार करना पड़ता है, और ये अपने काम को बेखूबी निभाते हैं पूरे ट्रस्ट के साथ। इवन कि लोग क्या करते हैं कि इन पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अपना जो जमा पूंजी है ना वो भी इनको देते हैं, और ये ही उनकी जमा पूंजी को लाकर डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं। तो जो ये लेसन है ये ऐसे एरियो में ये जीडीएस है जहाँ पर कोई किसी भी व्हीकल का जा पाना मुश्किल है। और ये क्या है कि हमारे पूरे इंडिया में लगभग 3 लाख जीडीएस हैं इस टाइम। और ये जो पूरी वर्कफोर्स है ना, मीन्स पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, क्लर्क है, जो भी डाकखाने में काम करते हैं, उस पूरी वर्कफोर्स का अ, मतलब 50% से भी ऊपर जो जीडीएस है ना वो हमारी इंडिया में काम कर रही है। तो आइए लेसन को ट्रांसलेट करते हैं अच्छे से। दो वी आर जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम सेंडिंग मेल एट प्रेजेंट, यद्यपि क्या है कि आज वर्तमान में हमारी मेल भेजने के लिए हम क्या है, सिर्फ एक क्लिक भर की दूरी पर हैं। हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता है, और हमारी डाक है, हमारा मैसेज है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो, हाउ इट वॉज कि कैसा था उस टाइम, बिफोर द इंटरनेट बिकेम द वे ऑफ लाइफ। जिंदगी का हिस्सा बनने से पहले, इंटरनेट जिंदगी का हिस्सा बनने से पहले कैसे होते होंगे हमारे मैसेज इधर से उधर, मतलब हमारे रिलेटिव्स तक हमारे मैसेज कैसे पहुंचते होंगे। क्या आप इस चीज की कल्पना कर सकते हो। द मेल वॉज ड्रॉप्ड इन द पोस्ट बॉक्स, क्या होता था उस टाइम, डाक है वो पोस्ट बॉक्स में डाली जाती थी। प्यारे बच्चों, आप अपनी मम्मी से, आपके दादा के टाइम में सब होता था, आप उनसे जरूर इस बारे में पूछना कि डाक को हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कैसे डिलीवर किया जाता था, जरूर बताएंगे भी आप लोगों को। द मेल वॉज ड्रॉप्ड इन द पोस्ट बॉक्स, जो मेल है वो पोस्ट बॉक्स में डाली जाती थी। देन थ्रू द पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम मतलब डाक व्यवस्था के द्वारा क्या होता था,
फाइनली इट वॉज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, और आखिरी में पोस्टमैन के द्वारा ये डिलीवर की जाती थी इन आवर लेटर बॉक्स, हमारे लेटर बॉक्स में, या फिर हमारे घरों तक क्या होता था कि जो पोस्टमैन है ना वो हमारी डाक को देकर जाता था। मीन्स किसी शहर से डली दूसरे एरिया में आई, दूसरे तीसरे में आई, जैसे भी होता है ना इनका एक सिस्टम होता है। और आखिरी में क्या होता है, जो पोस्टमैन होता है ना वो आखिरी में घर तक उस डाक को पहुंचाता है। द एरियाज बियॉन्ड द लास्ट रेल हेड, अब उन एरियाज की बात हो रही है जहां पर क्या होता है आखिरी रेलवे लाइन भी खत्म हो जाती है, रेलवे लाइन से परे हैं कुछ क्षेत्र जहां पर रेल नहीं पहुंच पाती। एंड आफ्टर द रोड क्रम्बल्स इनटू सैंड, और जो क्या होता है कि रोड है वो क्या होता है कि टूट टूट कर क्या होता है कि रेत में बदल जाता है। वहां पर क्या होता है, ग्रामीण डाक सेवक, जो मैंने आपको बताया है ना जीडीएस, जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, स्टिल सर्व एज अ सोल लिंक, आज भी इंटरनेट की इतनी सुविधा है लेकिन आज भी क्या है वो एक अकेली कड़ी के तौर पर काम कर रहे हैं। कहाँ पर, बिटवीन द ऑसेस ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता के ऑसेस में, ऑसेस है ये एक ऑसेस का प्लूरल है, एक्चुअल में उसको भी ओएसिस बोलते हैं। ओएसिस होता है मरु उद्यान, ओएसिस होता है बहुत सारे मरु उद्यान, इसका प्लूरल है ये। इसमें क्या होता है, ओएसिस कैसे होते हैं, होते तो ये डेजर्ट ही है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लोगों को पानी पीने के लिए पानी मिल जाता है, थोड़ी बहुत मतलब हरियाली वगैरह होती है वहां पर। मीन्स वहां पर क्या है कि इनकी जिंदगियां हैं वो चल रही हैं, इनको थोड़ा सा राहत की सांस उनको मिल जाती है, मीन्स वे अपनी लाइफ का गुजारा कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सुविधा उनको मिल जाती है। इन इंडियाज एक्सट्रीम, इंडिया के जो दुर्गम क्षेत्र है ना वहां पर मानवता के जो मरु उद्यान है, एंड देयर फार अवे फैमिलीज, और जो उनकी जो फैमिलीज है दूर रहती है, मीन्स जो लोग मरुस्थल के इस मरु उद्यान में रहते हैं और जो उनकी फैमिलीज है दूर मतलब शहरों में रहती है, तो उनके बीच में क्या करता है ये डाक सेवक, उनके बीच में एक क्या करता है, उनके बीच में वो उनके मैसेजेस को पास करता है, शहर से मैसेज इन लोगों तक लेकर आता है और इन लोगों के मैसेज है वो शहर वाली फैमिलीज तक ये पहुंचाता है। तो देखिए कितना अच्छा रोल है कि वहां पर पूरा डेजर्ट है, पैदल सिर्फ लोग क्या है कि वहां पर पैदल ही चल सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है उनके लिए मैसेज को इधर से उधर पहुंचाना। तो इसमें क्या करता है कि जो डाक सेवक है, ग्रामीण डाक सेवा है, इसका बहुत बड़ा रोल है, वो इन लोगों के बीच में कड़ी का काम करता है, एक अकेला है जो कड़ी का काम करता है। इस जो लेसन है इसमें ग्रामीण डाक सेवक है वो मेन तौर पर खेताराम के बारे में बताया गया है कि कितनी ईमानदारी से वो अपनी जॉब को कर रहा है और अपने मैसेजेस को, जो लोगों के मैसेज है ना वो एक दूसरे तक इस तरह से वो पास कर रहा है। इसमें पूरी उसकी चैलेंजिंग इसके अंदर दिखाए गए हैं खेताराम के। खेताराम इज अ ग्रामीण डाक सेवक, जो खेताराम है वो एक ग्रामीण डाक सेवक है, जीडीएस का एक मेंबर है वो। हिज लेफ्ट शोल्डर, जो उसका बायां कंधा है, स्लम्प्ड झुक गया है, फ्रॉम इयर्स ऑफ कैरिंग अ मेल बैग, मेल बैग है कि थोड़ा बड़ा होता है और उसमें उसकी सारी डाक होती है, रिसिप्ट वगैरह होती हैं, कोई भी जो बुक वगैरह होती हैं डाक से रिलेटेड वो बुक होती है, उसने अपना सारा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना उस मेल बैग में डाली होती हैं। और वो क्या कर रहा है, बहुत सालों से उस मेल बैग को कैरी करते करते, उठाते उठाते जो उसका लेफ्ट शोल्डर है वो क्या हुआ है, वो झुक गया है। ही इज द सोल पोस्टमैन ऑफ सोमराट ब्रांच पोस्ट ऑफिस। देखिए वैसे तो मैंने आपको कहा है ना कि पोस्टमैन और जीडीएस अलग अलग है, लेकिन इसमें देखो पोस्टमैन दे रखा है, तो एक्चुअल में क्या है कि वहां पर एक अकेला ही है वो, वहां पर कोई पोस्टमैन नहीं है सोमराट ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। तो क्या है कि वो काम तो पोस्टमैन जैसा ही कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको पोस्टमैन भी बोल दिया गया है कि वो एक अकेला पोस्टमैन है, पोस्ट को इधर से उधर करने वाला है। सोमराट ब्रांच पोस्ट ऑफिस में वो एक अकेला ही पोस्टमैन है जो मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहा है। कौन है, खेताराम। फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, 15 सालों से, पिछले 15 सालों से क्या कर रहा है वो, ही हैज बीन अ ट्रस्टेड लिंक बिटवीन द पीपल अटैच टू दिस राजस्थानी विलेज पोस्ट ऑफिस एंड देयर फैमिलीज। क्या है कि ये राजस्थान में सोमराट ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, ये राजस्थानी क्षेत्र का एरिया है, ये राजस्थानी जो विलेज का पोस्ट ऑफिस है, इस पोस्ट ऑफिस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं
और उनकी फैमिली के बीच में वो क्या कर रहा है, बहुत ही विश्वसनीय कड़ी के तौर पर काम करता आ रहा है 15 सालों से। ठीक है, इस पोस्ट ऑफिस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और उनकी फैमिली जो बाहर रहती है ना, उन लोगों के बीच में कड़ी का काम करता है ये, मैसेज को इधर से उधर सर्व कर रहा है ये। डिफाइन ऑल एलिमेंट्स, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए, डिफाइन सामना करते हुए, ऑफ द हार्शेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, द थार। देखो मैंने कहा ना, थार डेजर्ट है जो कि बहुत बड़ा डेजर्ट है इंडिया का। हार्शेस्ट बहुत ही कठोर, सबसे कठोर, ईएसटी लगा, सबसे कठोर मरुस्थल है इंडिया का थार। ही इज द लोन फेस ऑफ द स्टेट, वो एक अकेला चेहरा है इस राज्य का, लोन अकेला चेहरा है। हु रिचेज द, एक अकेला चेहरा है, हु रिचेज द फार फ्लंग हैमलेट्स और ढाणीज। एक अकेला चेहरा है वो राज्य का, जो कि दूर दराज में बसे हुए जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटी छोटी ढाणियां हैं, उन तक क्या करता है वो, इन मतलब अपने जो मैसेजेस है या फिर उनकी डाक है उनको सर्व करता है। और ये ढाणियां कहाँ पर हैं, ऑफ दिस रिमोट एरिया जस्ट 2.5 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। ये क्या है, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की सीमा लगती है ना, बिल्कुल ठीक 2.5 किलोमीटर पहले ही ये एरिया पड़ता है। बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, ये हमारे इंडो पाकिस्तान की बॉर्डर पर ही ये एरिया है, ये थार मरुस्थल है, वहां पर ही है। और उसमें क्या कर रहा है, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए एक अकेला चेहरा है जो कि इन लोगों तक मैसेज है वो डिलीवर करता है। Some 120 किलोमीटर बियॉन्ड द लास्ट रेल हेड एट बाड़मेर। क्या है कि ये बाड़मेर है, ये भी राजस्थानी एरिया है, और ये लगभग जोधपुर से 200 किलोमीटर आगे पड़ जाता है ये बाड़मेर। बाड़मेर में क्या है, लास्ट रेलवे लाइन है, और उस रेलवे लाइन से 120 किलोमीटर आगे, मतलब रेलवे लाइन नहीं चलती उसके बाद बस चलती है। 50 किलोमीटर बियॉन्ड द लास्ट फोन, और जो इसमें फोन की जो सुविधा है उसके 50 किलोमीटर और आगे, मींस वहां तक उससे जो फोन है वहां पर बिल्कुल खत्म हो जाती है लाइन, उसके आगे है। अगर फोन की सुविधा होती तो फिर तो इंटरनेट वाली सुविधा हो ही जाती, बट वहां पर फोन नहीं है, उससे 50 किलोमीटर आगे और पड़ जाता है। मीन्स वहां पर कोई भी टावर नहीं है फोन से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड। एंड 10 किलोमीटर बियॉन्ड where the Badmer Chowhatan road directionlessly crumbles into sand। और क्या है कि बाड़मेर चौहटन से 10 किलोमीटर सड़क है, उसके फिर आगे, उसके आगे क्या करता है कि जो रोड है डायरेक्शनलेसली, डायरेक्शनलेसली मींस जो रोड है वो समतल हो जाता है, वहां पर कोई सड़क नहीं है। और क्या है कि वो रोड है वो सैंड में बदल जाता है, टूट टूट के वो रेत हो जाता है। सो सॉफ्ट, और इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है वो रेत, दैट इवन बाइसाइकिल्स कांट फ्लाई, फ्लाई मीन्स मूव। जो साइकिल है वो भी, यहाँ तक कि वो साइकिल भी है वहां पर नहीं चल पाती। मीन्स रोड है बिल्कुल खत्म हो जाता है, उससे 10 किलोमीटर आगे जाकर क्या है, रेत ही रेत हो जाता है। दैट्स वेयर, यही वो जगह है, सीताराम्स फुटप्रिंट्स अपीयर अलोंग सैंड बेड एंड ड्यून्स। यही वो जगह है, मीन जहाँ से रोड खत्म हो गया उससे उसके बाद जो सॉफ्ट रेत है उसमें क्या करते हैं कि जो खेताराम है उसके सैंड बेड, बेड मतलब कैसा होता है, बेड समतल, समतल होता है ना, बिल्कुल सीधा होता है, तो ऐसे ही जो सैंड के समतल मैदान है या फिर ड्यून्स होता है टीले, और वहां पर क्या होता है कि खेताराम के पैरों के निशान ही दिखते हैं वहां पर समतल रेत में। और वहां पर जो टीले बने हुए हैं उसके बीच में क्या होता है कि खेताराम के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, क्योंकि साइकिल नहीं जा सकती, मतलब बस भी नहीं जा सकती, तो साइकिल भी नहीं जा सकती, तो क्या हो गए, उसके आगे सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है, और वो जाता है खेताराम, उसके वहां पर खेताराम के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इट इज बॉडली एफर्ट, ये उसका शारीरिक प्रयास ही है, दैट इंश्योर दैट अ मेल ट्रांसफर फ्रॉम द मेल ट्रेन ऑन टू बस। शारीरिक प्रयास ही है उसका कि जो मेल है ना वो क्या करती है, ट्रेन से बस पर स्थानांतरित होती है। बिफोर बीइंग हैप्टेड ऑन टू हिज शोल्डर इज डिलीवर्ड एट द बॉर्डर। उसके कंधों पर लदने से पहले है ना, हैप्टेड लदना, उसके कंधों पर लदने से पहले जो मेल है ना, पहले ट्रेन से बस में जाती है,
उसके कंधों पर लदती है, डिलीवर्ड एट द बॉर्डर, और लास्ट में उसके कंधों पर लद कर वो क्या होती है, बॉर्डर तक जाती है, मतलब उन ढाणी के लोगों के बीच में जाती है। विद इन 24 आवर ऑफ डिस्पैच फ्रॉम जोधपुर, जोधपुर से ये डाक निकलने के 24 घंटे के बीच में, 24 घंटे के बीच बीच में ये डाक उन लोगों तक पहुंचती है। अराउंड 330 किलोमीटर अवे, और लगभग क्या होता है कि जो ये डाक है ना 330 किलोमीटर का की दूरी तय करती है। मीन्स जोधपुर से जो बाड़मेर है वो 200 किलोमीटर है। बाड़मेर से जो उसका पोस्ट ऑफिस है जहाँ से बस की सुविधा होती है ना, और बस की सुविधा है 120 किलोमीटर तक की, वहां तक जाती है, 320 हो गया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में ये खेताराम के कंधों पर लदती है, और उसके बाद ये बॉर्डर तक पहुंचा कर आता है 10 किलोमीटर तक। ठीक है, तो टोटल 330 किलोमीटर का रास्ता पार करके 24 घंटे में जो ये डाक है उन घरों तक पहुंच जाती है। नीचे हम देखेंगे कि इसमें ना 20 किलोमीटर दे रखा है कि उसको 20 किलोमीटर का रास्ता कवर करना पड़ता है खेताराम को, लेकिन 20 किलोमीटर कैसे दे रखा है कि 10 किलोमीटर तक ये बॉर्डर तक जाता है और फिर वापस से 10 किलोमीटर अपने ऑफिस तक आता है। इसीलिए नीचे है ना 20 किलोमीटर में दिखाऊंगी आप लोगों को, 20 किलोमीटर का दे रखा है इसमें। तो टोटल क्या होता है कि जोधपुर से लेके बॉर्डर तक जाने में ये 330 किलोमीटर का रास्ता तय करती है डाक, और ये विद इन 24 आवर्स में इन लोगों तक पहुंचती है। ऑफन Often the impression of his footprint reveals the weight of his mail bag। प्राय क्या होते हैं कि जो उसकी पैरों की छाप होती है ना, वो उसके जो कंधे पर मेल बैग टंगी हुई है उसके भार को उजागर करती है। एक्चुअल में क्या होता है कि रेत जब इनके पैरों में घुस जाती है तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा वजनी हो जाता है। तो जब वो इनके पैरों की जो छाप है ना वो बताती है कि इन्होंने कितना वेट उठा रखा है, क्योंकि जितना ज्यादा वेट होता है उतने ही पैर अंदर की साइड जाएंगे। रेगुलेशन स्टिपुलेट, जो नियम है उनमें निर्धारित किया गया है, स्टिपुलेट मतलब निर्धारित किया गया है, दैट हिज लोड कैन नॉट एक्सीड 28 किलोज, कि नियमों में ये बताया गया है कि जो लोड है ना वो उसका 28 किलो से ऊपर नहीं हो सकता। बट इन द समर्स, लेकिन जब गर्मियों के दिन होते हैं ना, व्हेन द सैंड सिजर्स, तपती है अंडर हिज मोजरी क्लैड फीट। मोजरी क्या है एक्चुअल में, ये राजस्थानी टाइप के फुटवियर है, एक तरह से हम एक जूती की तरह मान सकते हैं। जो इसने अपने पैरों में जूती एक मोजरी अपने फुटवियर पहन रखे हैं ना, वो क्या है कि गर्मी के दिनों में जो सैंड है ना तपती है उसके पैरों के नीचे, मतलब जो उसने जूतियां पहन रखी है ना उसके नीचे से भी उसके पैरों में गर्माश महसूस होती है, उसको गर्म लगता है। तो आगे खेताराम क्या बोल रहा है, खेताराम कहता है कि जब गर्मियों में बहुत ज्यादा तपती है ना रेत, इवन अ सिंगल डिलीवरी इज टायरिंग, यहाँ तक कि एक डिलीवरी भी है ना वो बहुत ज्यादा थकाने वाली लगती है। एज आई हैव टू कवर 20 किलोमीटर फॉर इट, क्योंकि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 20 किलोमीटर का रास्ता कवर करना पड़ता है। इतनी गर्मी, तपती धूप, नीचे से तपती हुई रेत, तो क्या है कि ना तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है डिलीवरी करना, क्योंकि उसको 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। देखो मैंने ऊपर कहा था ना 20 किलोमीटर का कैसे है कि 10 किलोमीटर तो ये बॉर्डर तक उन लोगों के पास जाएगा, 10 किलोमीटर वापिस आएगा, तो टोटल 20 किलोमीटर का रास्ता उसको पार करना पड़ता है। He delivers he delivers even on days when his body sends blazing signals। उसको इसको ना मतलब उन दिनों में भी डिलीवरी करनी पड़ती है जब इसकी बॉडी है ना तेज संकेत देती है। मान लो गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हमारी बॉडी को ना अपने आप फील होने लग जाता है कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम में हो सकता है सिर भी दुखने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, जो शरीर है वो पूरा गर्मी महसूस करता है। तो हमारी बॉडी है ना अंदर से हमें एक संकेत सिग्नल देने लग जाती है कि आज है ना जो टेम्परेचर है ना 40 होगा, 45 होगा, इस तरह से। तो खेताराम को भी पता चल जाता है कि आज जो टेम्परेचर है ना 50 डिग्री अबव है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज गर्मी है, जो रेत है वो जल रही है बहुत बुरी तरह से। लेकिन क्या होता है कि उनके कागजों में 49.9 डिग्री ही रिकॉर्ड करते हैं वे लोग, क्योंकि अगर 50 डिग्री दिखा देंगे तो क्या होगा कि वो एक स्टेट हॉलीडे माना जाता है, क्योंकि आज दिन बहुत गर्म है तो उसकी छुट्टी डिक्लेयर। तो इसीलिए क्या करते हैं कि वे लोग 49.9 डिग्री ही उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो कैसा महसूस करता है उस टाइम खेताराम,
ही डिलीवर्स इवन ऑन डेज, तो लेकिन उसको उन दिनों में भी अपनी डिलीवरी देनी पड़ती है। व्हेन हिज बॉडी सेंड्स ब्लेजिंग सिग्नल्स, जब उसकी बॉडी है ना तेज संकेत देती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। दैट द टेम्परेचर हैज क्रॉस्ड 50 डिग्री सेल्सियस, उसकी बॉडी को अपने आप पता लग जाता है कि जो टेम्परेचर है ना वो अब 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। बट इज रिकॉर्डेड एज 49.9 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कागजों में क्या होता है कि उसको 49.9 डिग्री ही उसको रिकॉर्ड किया जाता है, डिग्री सेल्सियस ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? सिंस 50 डिग्री सेल्सियस वुड मीन अ स्टेट हॉलीडे, क्योंकि अगर वो 50 डिग्री दिखा देंगे, 50 डिग्री सेल्सियस दिखा देंगे तो क्या मतलब होगा कि वो राज्य की एक छुट्टी की घोषणा कर दी जाएगी। तो इसीलिए वो मतलब छुट्टी से बचने के लिए, क्योंकि लोगों तक मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा, डाक नहीं पहुंच पाएंगी, इसीलिए वो क्या करते हैं कि लोगों तक सही तरीके से मतलब मैसेज कन्वे करने के लिए वो क्या करते हैं कि 49.9 डिग्री ही रिकॉर्ड कर देते हैं कागजों में, 49.9 डिग्री सेल्सियस दिखा देते हैं और अपने काम को बाखूबी वो निभाते हैं। Sometimes severe heat forces him to postpone delivery till आफ्टर सनडाउन, कई बार तो जो गर्मी है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको अपने काम को ना स्थगित करना पड़ता है सनडाउन तक, मतलब सूर्य अस्त होने तक, कि सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद ही वो अपनी डिलीवरी को देकर आएगा। क्योंकि आफ्टरनून में तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी, जो रेत है बहुत ज्यादा जल रही होगी, तो वो क्या करता है कि अपनी जो डिलीवरी देने का टाइम है ना वो फिर सनडाउन का रखता है। तो बेटा देख रहे हो आप लोग कि खेताराम जैसे लोग कितना ज़्यादा चैलेंजिंग वे में अपना काम कर रहे हैं, कितनी तपी धूप में अपना काम कर रहे हैं। मतलब कि आज हम लोग जो एसी चला कर अपने घरों में बैठे हैं ना, तो लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा जो जीडीएस है ना, आज भी इन दूर दराज के क्षेत्रों में, दूर दराज के गांव में, मरुस्थल में अपना काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है इन लोगों का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। On other days, his khaki turban and uniform are his only protection against the desert furies, the scorching summer winds and swirling sandstorm। अब क्या है कि उन दिनों में क्या होता है, जब धूप बहुत ज्यादा होती है तो जो उनकी खाकी टर्बन है, जो उन्होंने देखो पगड़ी पहन रखी है, यूनिफॉर्म इन्होंने डाल रखी है खाकी रंग की, यही एक अकेली इनकी प्रोटेक्शन, इनकी सुरक्षा कवच का काम करती है अगेंस्ट द डेजर्ट फ्यूरी, जो डेजर्ट में कहर बरसता है ना, जो तपती धूप बरसती है, द स्कॉर्चिंग समर वाइंड्स, जो चुभती हुई गर्मी की जो हवा चलती है, बिल्कुल लू चलती है एक तरह से, स्वर्लिंग सैंडस्टॉर्म्स, और क्या होते हैं, बवंडर भी आते हैं, रेत का जो गोल गोल बवंडर बन जाता है ना, ऐसे ऐसे रेत के स्वर्लिंग भी आते हैं, विच टर्न्स हिम इनटू अ वॉकिंग सैंडमैन। तो ये क्या करते हैं कि ये बिल्कुल एक तरह से चलता फिरता रेत का पुतला बन जाते हैं, रेतीला रेत का आदमी बन जाते हैं। मीन्स इनके पूरे शरीर पर है ना वो रेत इकट्ठी हो जाती है, तो ये एक रेत का पुतला बन जाते हैं चलता फिरता। आगे जो खेताराम जी हैं वो क्या बोल रहे हैं, वाटर इज टू प्रीशियस टू वेस्ट ऑन वॉशिंग। क्या है कि जहाँ पे पानी है, पानी की कमी है, इसीलिए पानी बहुत ज्यादा कीमती है, वहां पर पीने के लिए कम है, तो इसीलिए खेताराम जी कह रहे हैं कि जो बिल्कुल मिट्टी का एक पुतला बन जाते हैं वे। लेकिन पानी इतना ज्यादा कीमती है कि वो अपने आप को नहाने के लिए, अपने आप के हाथ पैरों को धोने के लिए उस पानी को वेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो क्या करता है, सो आई कैन ओनली वाइप माई बॉडी, इसीलिए वो क्या करता है, सिर्फ एक गिला कपड़ा कर लेता है और उस गिले कपड़े से ही अपनी बॉडी को पोंछ लेता है। When I finish, जब उसका काम खत्म हो जाता है, देर इज अ सैंड ड्यून, ड्यून होता है रेत, टीला, एक सैंड ड्यून रेत का एक टीला बन जाता है, रेत बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है। एट माई फीट एवरी इवनिंग, जब उसका काम खत्म हो जाता है तो हर शाम को, मतलब जो अपने घर पे पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि उसके पैरों में एक रेत का टीला बन जाता है। मीन्स उसके पैरों में है, जुती है, उसमें रेत ही रेत इकट्ठी हो जाती है, तो उसके पैरों में क्या होता है कि वो रेत का टीला इकट्ठा हो जाता है, रेत का टीला बन जाता है। ही सेज, वो कहता है, मीन्स खेताराम कहता है। टिल 2001 खेताराम वाज नोन एज अ डिलीवरी एजेंट। 2001 तक खेताराम जी को डिलीवरी एजेंट के तौर पर जाना जाता था, 2001 तक। ऑपरेटिंग इन रूरल
areas devoid of schools and primary health care centers. ऑपरेटिंग, और ये काम कर रहे थे, ऑपरेटिंग मतलब वर्किंग, काम कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में, डिवॉइड जहां पर सुविधा नहीं है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर कोई स्कूल नहीं था, एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, और ना ही कोई हाई हेल्थ केयर सेंटर्स था, मीन ना ही कोई छोटा मोटा अस्पताल था। सिंस देन, तब से इंडिया 3 लाख प्लस डिलीवरी एजेंट लाइक खेताराम वर एक्सेप्टेड एज ग्रामीण डाक सेवक। उसके बाद से क्या हुआ कि इंडिया के लगभग 3 लाख से ज्यादा जो डिलीवरी एजेंट काम कर रहे थे, खेताराम जी जैसे, उनको क्या कर लिया गया, ग्रामीण डाक सेवक के तौर पर उनको एक्सेप्ट, स्वीकार कर लिया गया। मतलब पहले डिलीवरी एजेंट, इनका काम पक्का नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते थे, उसके बाद इनको जीडीएस के तौर पर इनको स्वीकार किया गया, रेगुलर कर्मचारी है, लेकिन फिर भी जो इनके जो सर्विस नियम है वो थोड़े मतलब और जो वर्कर्स हैं उनसे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इनको काफी ज्यादा सुविधाएं उस टाइम दे दी गई 2001 के बाद। Who constitutes more than 50% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स, और आज क्या है, ये पूरी टोटल वर्क फोर्स का लगभग 50% से भी ज्यादा हिस्सा है जो कि पोस्टल सिस्टम के लिए काम कर रहा है। टोटल वर्क फोर्स का मीन्स है कि पोस्टल सिस्टम में जो भी पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, क्लर्क है, या फिर अदर कर्मचारी है, उन सारे कर्मचारियों को मिलाकर क्या है कि जो जीडीएस है वो 50% से ऊपर काम कर रही है अभी भी पोस्टल सिस्टम्स के लिए। आगे है द फ्रोजन डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख का जमा हुआ डेजर्ट, रेगिस्तान। जमा हुआ मीन्स एक तो होता है रेतीला मैदान जो कि थार है, एक फ्रोजन है, एक्चुअल में डेजर्ट है, वहां पे रेत ही रहता है, लेकिन रेत के ऊपर ना बर्फ जम जाती है, ठंडक होती है वहां पर, ज्यादा ठंड होती है तो उसके ऊपर ठंड, फ्रोजन जमा हुआ जो डेजर्ट है। द आइज ऑफ लक्षद्वीप का जो द्वीप है, या रिवराइन कम्युनिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर ऑल जीडीएस टेरिटरीज। क्या है कि नदी के तट पर, नदी के तट पर जो सभ्यताएं हैं, जो कि जो टाउन बसे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो क्या है, सारे जीडीएस टेरिटरी के, जीडीएस सीमा के अंदर आते हैं, क्योंकि है ना वहां पर इतना ज्यादा मुश्किल है कि वहां पर इवन की एक साइकिल भी अच्छे से चल नहीं पाती, तो ये लोग बाय फीट क्या करते हैं, अपनी जो डाक है उनकी डिलीवरी इन लोगों तक करके आते हैं। मतलब इनका काम है जो वो पैदल चलने का ही होता है। ये सारे जो एरिया हैं, लद्दाख का है, लक्षद्वीप का है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो कम्युनिटीज हैं रिवराइन के पास, ये सारी जीडीएस के अंदर आती है। ये जीडीएस है, ये डिलीवरी करते हैं पोस्ट की। द रोल ऑफ जीडीएस इज इनवैल्यूएबल। क्या कहा गया है जीडीएस के बारे में, जो इनका काम है ना, वो जो इनका रोल है ना वो अमूल्य है। अमूल्य मतलब उसको कोई गणना ही नहीं की जा सकती इनके काम की, बहुत वैल्यूएबल काम कर रहे हैं, इनवैल्यूएबल अमूल्य है। सिंस दे डिलीवर इन इंटीरियर एरिया, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों के भीतर जाकर डाक की डिलीवरी करके आते हैं, दैट आर ऑफन इनएक्सेसिबल बाय एनी मींस बिसाइड फुट। क्योंकि ऐसे भीतर में जाकर इन एरियो के ऐसे जगह डिलीवरी करके आते हैं जहां पर सिर्फ क्या है, पैरों से चला जा सकता है, और कोई भी साधन है वो पहुंच से परे है। इनएक्सेसिबल होता है पहुंच से परे, कोई भी साधन मीन्स बस हुई, चाहे साइकिल हुई, चाहे स्कूटी, मीन्स जो भी साधन है वो, मतलब कि 2 पहिए का 3 पहिए का साधन वहां नहीं चल सकता, वहां पर सिर्फ क्या है कि पैदल ही चला जा सकता है। और ये चीज कौन बता रहा है, एक्सप्लेन द पोस्ट मास्टर जनरल। ये क्या है, पोस्ट ऑफिस का जो बड़ा अधिकारी होता है, महाअध्यक्ष, वो बता रहा है ऑफ राजस्थान वेस्टर्न रीजन, जो राजस्थान वेस्टर्न रीजन है ना, उसका पोस्ट मास्टर जनरल वो ये चीज बता रहा है। अनलाइक द ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम सेटअप इन इंडिया, एक्चुअल में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इंडिया के अंदर पोस्टल सिस्टम है ये स्थापित किया था। उन्होंने क्या किया था कि वो क्या करते थे कि जो कंपनी की डाक थी ना वो प्रशासनिक सेंटर तक भेजते थे, अपने काम के लिए यूज करते थे वो डाक सिस्टम को। उसके बाद लेकिन जो इंडिया जब आजाद हुआ तो ब्रिटिश लोगों से बिल्कुल अलग काम किया। उन्होंने क्या किया कि अब डाक को पूरे इंडिया में उन्होंने दायरा बना दिया डाक का, कि हर एक जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहती है वो क्या करेंगे, सारी पॉपुलेशन है वो एक मैसेज को, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा सकती है। मतलब पूरे
इंडिया में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अनलाइक द ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम सेटअप इन इंडिया, क्या है कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में सेटअप किया था पोस्टल सिस्टम टू रिलाई कंपनी डाक बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। क्या था कि कंपनी की डाक को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सेंटर तक भिजवाने के लिए, उसकी डाक को इधर से उधर देने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन अनलाइक इसके विपरीत इंडिया वालों ने क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद, द मैंडेट ऑफ इंडिया, मैंडेट होता उद्देश्य। अब इंडिया पोस्ट का जो उद्देश्य क्या था, वॉज टू ब्रिंग द एंटायर पॉपुलेशन विद इन द मेलिंग एम्बिट। एम्बिट होता है कि रेंज, दायरे में। अब क्या था कि अब जो इंडिया पोस्ट का उद्देश्य क्या बन गया था कि पूरी की पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को डाक व्यवस्था के दायरे में लाना था। वे पूरी इन पॉपुलेशन को उन्होंने डाक व्यवस्था से मतलब जोड़ दिया, वे अपने मैसेज को इधर से उधर पहुंचा सकते थे। Compared to 20,000 पोस्ट ऑफिसेज इन 1947, 1947 में लगभग 25,000 पोस्ट ऑफिसेज थे, लेकिन इसकी तुलना में अब क्या हो गए, टुडे वी हैव अबाउट मोर देन अ lakh and a half पोस्ट ऑफिसेज थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा हमारी कंट्री में जो ये पोस्ट ऑफिस है ना, ये एग्जिस्ट कर रही हैं। मीन्स 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे देश में है। जब देश आजाद हुआ लगभग 25,000 थे, लेकिन अब है 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस है। थ्रू द जीडीएस, अब ये जीडीएस है, ये सिर्फ डाक को ही पहुंचाने का काम नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है कि जो लोग अपनी मंथली सेविंग इकट्ठा करते हैं, वो और भी ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं जीडीएस की। जो लोग अपनी जमा राशि इकट्ठा कर रहे हैं, वे क्या करते हैं, वो इन जीडीएस को इन लोगों को, खेताराम जैसे जी लोगों को अपने घर पर ही दे देते हैं। और उसके बाद जो जीडीएस है, ये पोस्ट ऑफिस में इनके पैसे को लाते हैं और वहां पर जमा करवाते हैं। मतलब जो लोग है ना, इतना ज्यादा ये ट्रस्ट के काबिल हैं ये लोग, कि लोग आंख बंद करके इनको पर भरोसा करते हैं। थ्रू द जीडीएस, इंडिया पोस्ट हैज आल्सो बीन एबल टू रीच रूरल डिपॉजिटर। अब क्या है, जीडीएस के द्वारा ही जो इंडिया पोस्ट है ना, आज ये जो ग्रामीण जमाकर्ताओं है ना, उन तक पहुंचने में भी काबिल हो गई है। Who entrust their monthly saving to the post office in their area। और ये लोग क्या करते हैं, जो डिपॉजिटर है ना, वो इन जीडीएस के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, उनको सौंप देते हैं अपनी मंथली सेविंग, ताकि वो क्या करते हैं, अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में वे जमा करवा सकें। वो जीडीएस को दे देते हैं, और जीडीएस क्या करती है कि उनके पास एक्चुअल में एक कॉपी होती है, वो उनको रिसिप्ट काट कर दे देते हैं। मान लो किसी ने 500 रुपया दिया, वो क्या करते हैं कि उनके घर पर ही उनको एक रिसिप्ट काट कर दे देते हैं। लोगों को विश्वास हो जाता है, और उसके बाद उनका पैसा लेकर जो जीडीएस है, ये पोस्ट ऑफिस में उनको जमा करवा देते हैं। एवरी पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री हैज मैनी ऑपरेशनल काउंट्स ऑफ द पीपल। आज जो पोस्ट ऑफिस है ना, इस देश के पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे, इन लोगों के बहुत सारे चालू खाते हैं अभी, विच रिफ्लेक्ट द ट्रस्ट इन द पोस्टल सिस्टम। और ये चीज क्या दर्शाते हैं कि इन लोगों को जो ये मरुस्थल में जो ये लोग रहते हैं, मरु उद्यान में ये जो लोग रहते हैं, विलेजर्स, इनको डाक व्यवस्था पर कितना ज्यादा भरोसा है। क्यों? क्योंकि अपने घरों पर ही जीडीएस को अपना पैसा देते हैं, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में ये लोग जमा करवाते हैं। और ये चीज कैसे हमें पता लगती है कि इन लोगों ने बहुत सारे जो खाते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में चालू खाते हैं, वो हमें बता रहे हैं कि इन लोगों को इस डाक सिस्टम पर कितना ज्यादा विश्वास है। तो देखा ना हमने किस तरह से कि सीताराम जी जैसे लोग हैं, कितनी चैलेंजिंग फेस करते हुए इन लोगों तक मैसेज कन्वे करते हैं। इनके अकाउंट्स को चालू रखने के लिए हर मतलब जरूरी कदम है वे लोग उठाते हैं, और अपने काम को कितनी ज्यादा ईमानदारी से करते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है, वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू।